हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है हमारी ओ लेवल्स एंड आईजीसीएसई इकोनॉमिक्स की पहली क्लास है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले पेपर पैटर्न कि आप लोगों का इकोनॉमिक्स का पेपर किस तरीके से आता है। उसके बाद जो है हम थ्रेशोल्ड्स देखेंगे कि अगर एक बच्चे को ए ग्रेड अचीव करना है तो उसे कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे एग्जाम में। और फाइनली फिर जो है मैं आप लोगों को एक सैम्पल पास पेपर खोल के दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को पेपर पैटर्न और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। अच्छा जी, तो देखें हम स्टार्ट कर रहे हैं ओ लेवल्स इकोनॉमिक्स। और सबसे पहले हम पेपर कोड और सब्जेक्ट कोड देख लेते हैं। तो हमारा जो ओ लेवल्स इकोनॉमिक्स का पेपर कोड या सब्जेक्ट कोड है ना, दैट इज़ 2281। और आईजीसीएसई इकोनॉमिक्स का पेपर कोड या सब्जेक्ट कोड है 0455। ठीक है, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, एक कन्फ्यूजन अक्सर बच्चों के जहन में होती है। तो ये बात सुन लें कि ओ लेवल्स इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंटेंट और आईजीसीएसई इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंटेंट बिल्कुल सेम है। ओ लेवल्स का पेपर पैटर्न, आंसर स्ट्रक्चरिंग, सिलेबस कंटेंट और आईजीसीएसई इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंटेंट, आंसर स्ट्रक्चरिंग, पेपर पैटर्न, हर चीज़ बिल्कुल सेम है। दोनों के एग्जैक्ट सेम पेपर्स आते हैं। बेसिकली बोर्ड्स आर डिफरेंट, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, तो जो कंटेंट अभी हम पढ़ रहे हैं ना, दैट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ ओ लेवल्स एज वेल एज आईजीसीएसई इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गई। अब हम मूव करते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। तो देखें इकोनॉमिक्स में ना टोटल आप लोगों को 2 पेपर्स देने पड़ेंगे। पहला पेपर जो आप लोग देंगे वो होगा पेपर 1 और दूसरा पेपर जो आप लोग देंगे वो होगा पेपर 2। तो सबसे पहले हम पेपर 1 देख लेते हैं। तो आप लोगों का जो पेपर 1 होगा ना, वो एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा और उस पेपर में आप लोगों को टोटल 30 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होंगे और हर एमसीक्यू 1 मार्क का होगा। ठीक है, तो पेपर 1 में 30 एमसीक्यूज आएंगे, हर एमसीक्यू की वर्थ 1 मार्क है। तो पूरा पेपर कितने मार्क्स का बन गया? 30 मार्क्स का बन गया। और इस 30 मार्क्स के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए जो आप लोगों के पास टोटल टाइम होगा ना, दैट इज़ 45 मिनट्स। ठीक है, यानी 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आप लोगों को ये पूरा इकोनॉमिक्स का पेपर 1 अटेम्प्ट करना है। तो आपने क्या कोशिश करनी है कि 90 सेकेंड्स हर एमसीक्यू को दें। आप 90 सेकेंड में हर एमसीक्यू को फिनिश कर लेंगे ना, तो इंशाल्लाह टाइमली आप लोगों का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पेपर से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों को बतानी है। सबसे पहली बात तो ये कि इस पेपर में ना कोई चॉइस नहीं आती, यानी एग्जामिनर हमें 30 एमसीक्यूज़ देगा और वो सारे के सारे 30 एमसीक्यूज़ हमने अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी एमसीक्यू हम स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो पेपर 1 में चॉइस वाली तो कोई कहानी है ही नहीं। दूसरी बात, एग्जामिनर ने हमें कुछ नहीं बताया हुआ कि वो शुरू के एमसीक्यू यहाँ से देगा, बाद के वहाँ से देगा। ऐसा कुछ एग्जामिनर ने हमें नहीं बताया हुआ। ये सारे एमसीक्यूज़ ना सिलेबस में कहीं से भी टेस्ट कर सकता है। ठीक है, और अक्सर ये छोटे एरियाज़ को ही टारगेट करता है एमसीक्यूज़ को टेस्ट करने के लिए ना। तो ये पूरे सिलेबस में से कहीं से भी एमसीक्यूज़ टेस्ट हो सकते हैं और इंशाल्लाह इसकी हम भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप पेपर 1 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों का सबसे फेवरेट सवाल, सर ये तो बताएं कि अगर पेपर 1 में ए ग्रेड स्कोर करना है तो कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो इसका जवाब भी सुन लें। पेपर 1 में जो आप लोगों का थ्रेशोल्ड बनता है ना, वो बनता है बिटवीन 23 टू 25 मार्क्स। थ्रेशोल्ड इसी रेंज में वेरी करता रहता है। अगर पेपर आसान आ जाए तो थ्रेशोल्ड 25 तक पहुंच जाता है, पेपर मुश्किल आए तो ये जो है 23 तक गिर जाता है थ्रेशोल्ड। तो आपने कोशिश करनी है कि 25 मार्क्स स्कोर कर लें, इंशाल्लाह ए ग्रेड पक्का है। तो आई होप पेपर 1 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पेपर 2। तो अब जो आप लोगों का पेपर 2 होगा ना इकोनॉमिक्स में, वो एक थ्योरी बेस्ड पेपर है। ठीक है, और इस पेपर 2 को एग्जामिनर ने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहला सेक्शन है सेक्शन ए और दूसरा है सेक्शन बी। अब जैसे ही आप पेपर खोलेंगे ना, सबसे पहले आपके सामने सेक्शन ए आएगा। तो हम सेक्शन ए को पहले डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन ए में टोटल आप लोगों को सिर्फ एक ही सवाल करना होगा, क्वेश्चन 1। और ये जो क्वेश्चन 1 होगा ना, ये एक डेटा रिस्पॉन्स या केस स्टडी का क्वेश्चन होगा। दोनों का मतलब सेम ही है। और क्वेश्चन 1 में क्या होगा, आपके पास 1 से 1.5 पेज लंबी एक केस स्टडी आएगी, जो केस स्टडी आपने पढ़नी है। और फिर नीचे उस केस स्टडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होंगे जो आप लोगों ने आंसर करने हैं। ठीक है, और उन सारे क्वेश्चंस की जो वर्थ होगी ना, सारे पार्ट्स की जो वर्थ होगी वो होगी 30 मार्क्स। ठीक है, और ये 30 मार्क्स का जो है सेक्शन ए है ना, इसमें कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही आप पेपर खोलेंगे सबसे पहले आप लोगों के सामने सेक्शन ए आएगा। सेक्शन ए में एक ही सवाल होगा, क्वेश्चन 1, जो केस स्टडी या डेटा रिस्पॉन्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपने केस स्टडी पढ़नी है पहले और सारे केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जो कि 30 मार्क्स के होंगे। फिर हमारे पास जो है आ जाता है सेक्शन बी।
सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी आएगा और सेक्शन बी में हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे और ये चारों क्वेश्चंस 20-20 मार्कर के होंगे और हर क्वेश्चन का ना पैटर्न सेम होगा। हर क्वेश्चन को एग्जामिनर ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। हर क्वेश्चन का पार्ट ए होगा 2 मार्क का, पार्ट बी 4 मार्क, पार्ट सी 6 मार्क, पार्ट डी 8 मार्क। ठीक है जी। तो इन चारों पार्ट्स को जब हम मिलाते हैं ना तो हमारे पास टोटल 20 मार्क का एक सवाल बन जाता है और ऐसे ही 20 मार्क के टोटल 4 सवाल आएंगे सेक्शन बी में। लेकिन एग्जामिनर ने एक आसानी की हुई है हमारे लिए। एग्जामिनर ने कहा है कि हमें कोई भी 3 सवाल अटेम्प्ट करने हैं और कोई भी एक सवाल हम छोड़ सकते हैं। एग्जामिनर ने हमें इजाज़त दी हुई है। तो सेक्शन ए में कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन सेक्शन बी में हमारे पास चॉइस है कि हम 4 में से कोई भी 3 सवाल अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है जी। तो अब आप लोगों के पास टोटल पेपर कितने मार्क्स का बन गया? देखें, सेक्शन ए 30 मार्क्स का था, एक ही क्वेश्चन जो केस स्टडी का आएगा 30 मार्क्स का, तो सेक्शन ए 30 मार्क्स का है। और सेक्शन बी में 20 मार्कर के 4 सवाल आएंगे जिसमें से हमें 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो सेक्शन बी कितने मार्क का बन गया? 60 मार्क का बन गया। तो पूरा पेपर 90 मार्क का बन गया। सेक्शन ए 30 मार्क, सेक्शन बी 60 मार्क्स। तो ऐसे पूरा पेपर आपका जो पेपर 2 होगा वो 90 मार्क का होगा और इस 90 मार्क के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए टोटल टाइम होगा 2 घंटा 15 मिनट। 2 घंटा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने जो है ये पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है और आपने कोशिश करनी है कि टाइम कैसे एलोकेट करें। सेक्शन ए को दे दें आप 45 मिनट्स, क्योंकि केस स्टडी थोड़ी लेंदी होती है, थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो सेक्शन ए को जो है आप टोटल 45 मिनट्स दे दें। पीछे आप लोगों के पास रह गया 1.5 घंटा, तो उस 1.5 घंटे को आधे घंटे के हिसाब से डिवाइड कर दें और सेक्शन बी के हर सवाल को आप आधा घंटा दे दें। 3 सवाल हैं तो 1.5 घंटे में 3 सवाल पूरे हो जाएंगे सेक्शन बी के। 45 मिनट्स में केस स्टडी पूरी हो जाएगी। तो 2 घंटा 15 मिनट में टाइमली आप लोगों का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर 2 भी क्लियर हो गया होगा आई होप। अब बच्चों का दोबारा वही सवाल कि सर ये तो बताएं ए ग्रेड लाने के लिए कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे? तो भाई जो पेपर 2 का थ्रेशोल्ड बनता है ना वो बनता है 58 से 65 मार्क्स के बीच में। पेपर मुश्किल आ जाए तो थ्रेशोल्ड 58 तक गिर जाता है, पेपर आसान आ जाए तो थ्रेशोल्ड 65 तक पहुंच जाता है, लेकिन ये इसी रेंज में वेरी कर रहा होता है। तो आप जो है कोशिश करें कि 63 से 65 मार्क्स ले आएँ तो इंशाल्लाह पेपर 2 में भी ए ग्रेड बन जाएगा। ठीक है जी। तो आई होप पेपर पैटर्न आप लोगों को क्लियर होगा। अब मैं जो है एक सैम्पल पास पेपर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि ये पेपर पैटर्न मज़ीद क्लियर हो जाए ना। तो ये देखें, ये मेरे पास जो है मई जून 2024 का एक पेपर है और ये मेरे पास है पेपर 1। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, पेपर 1 हमारा क्या होता है, एक MCQ बेस्ड पेपर होता है। देखें, पेपर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर लिखा हुआ है और इस पेपर में हमारे पास 30 MCQs आएंगे और इन 30 MCQs को करने के लिए हमारे पास टोटल 45 मिनट्स होंगे। ठीक है जी। ये देखें, इस तरीके के MCQs आएंगे। ये MCQ 1 है, ये MCQ 2 है। इस तरीके के आप लोगों के पास टोटल 30 MCQs आएंगे। तो ये 30 MCQs जो है आपने अटेम्प्ट करने, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास लास्ट MCQ आ गया, MCQ नंबर 30। तो ऐसे 30 MCQs को आपने अटेम्प्ट करना है, इंशाल्लाह पेपर 1 आप लोगों का हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पेपर 2। तो ये भी मैंने मई जून 2024 का ही पेपर 2 अटैच किया हुआ है। ये पेपर 2 है हमारे पास और पेपर 2 मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एक थ्योरी बेस्ड पेपर होगा। तो देखें क्या लिखा हुआ है, पेपर 2 स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, यानी ये एक थ्योरी बेस्ड पेपर है जो कि 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। और इसके लिए हमारे पास टोटल टाइम है 2 घंटा 15 मिनट। ठीक है, तो देखें जैसे ही हमने पेपर खोला सबसे पहले हमारे पास आ गया सेक्शन ए और सेक्शन ए में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1। तो अब हमें क्या करना है, ये हमें पूरी केस स्टडी पढ़नी है। ये आगे भी कंटिन्यू हो रही है यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम टोटल केस स्टडी पढ़ेंगे। ये 1.5 पेज की केस स्टडी है। केस स्टडी पढ़ने के बाद हम इन सारे पार्ट्स को आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन 1 के ही सारे पार्ट्स हैं और ये सारे पार्ट्स मिला के इनकी टोटल वर्थ है 30 मार्क्स। इनमें से हम कोई भी पार्ट स्किप नहीं कर सकते, सारे के सारे पार्ट्स हमने अटेम्प्ट करने हैं। देखें क्या लिखा हुआ है, आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 1, रेफर टू द सोर्स मटेरियल इन योर आंसर। यानी हमें केस स्टडी को रेफर करते हुए आंसर करना है। वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम रेफर कैसे करेंगे केस स्टडी को। बहरहाल ये हमारे पास सेक्शन ए था जिसमें कोई चॉइस नहीं है और 30 मार्क्स का सेक्शन ए है। अब आ जाए सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में मैंने क्या कहा था, 4 सवाल आएंगे 20-20 मार्क के और हर सवाल 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। देखें हर सवाल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड, 2, 4, 6, 8। ये चारों पार्ट्स हम मिलाएंगे तो हमारे पास 20 मार्क का एक सिंगल क्वेश्चन बनेगा और इन चारों सिंगल क्वेश्चंस में से 1, 2, 3 एंड 4
ये ऐसे जो 4 सिंगल क्वेश्चंस है ना, इसमें से हमें 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 3 आउट ऑफ 4 हमें अटेम्प्ट करने हैं, एक छोड़ने की चॉइस है। ठीक है जी, तो आई होप पेपर पैटर्न आप लोगों को क्लियर होगा। तो अब जो है हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मुझे जो है आज आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में। ये वैसे ऑफिशियली हमारे सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन जो है ये कॉन्सेप्ट हमें आगे ना काफ़ी सारे चैप्टर्स में हेल्प करेगा। तो मैं हमेशा अपनी ओ लेवल्स AS A2 की पहली क्लास में ये कॉन्सेप्ट बच्चों को लाजमी पढ़ाता हूँ ना। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप्स। ठीक है, अब देखें होता क्या है कि इकोनॉमिक्स में ना हमें बहुत सारे ग्राफ्स बनाने पड़ते हैं, और वो जो ग्राफ्स बनते हैं ना वो बनते हैं रिलेशनशिप्स की बेसिस पे। ठीक है जी, और इकोनॉमिक्स में टोटल 2 टाइप्स के रिलेशनशिप्स होते हैं। पहला रिलेशन होता है पॉजिटिव रिलेशन, जिसको हम दूसरे अल्फाजों में डायरेक्ट रिलेशन भी कहते हैं, और दूसरा रिलेशन जो इकोनॉमिक्स में एग्जिस्ट करता है ना वो है नेगेटिव रिलेशन, जिसको हम दूसरे अल्फाजों में इनवर्स रिलेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव रिलेशन को देख लेते हैं कि आखिर पॉजिटिव रिलेशन क्या है। तो देखें पॉजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि जब भी दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे ना तो उन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y। अब देखें जैसे ही x बढ़ रहा है साथ में y भी बढ़ रहा है, दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर मेरे पास x गिर जाए तो y भी गिर रहा है साथ में, तो दोनों वेरिएबल्स नीचे आ रहे हैं, गिर रहे हैं, तो ये भी दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और जब भी दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो दोनों के दरमियान पॉजिटिव यानी कि डायरेक्ट रिलेशन होगा। और जब भी दो वेरिएबल्स के दरमियान पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है ना तो उनका ग्राफ हमेशा बनता है अपवर्ड स्लोपिंग, एक नीचे से ऊपर जाता हुआ ग्राफ। ठीक है, तो जब भी दोनों वेरिएबल्स के दरमियान पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप हो आप फॉरन अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बना दिया करें। अब मैं अपनी बात को प्रूफ करके भी दिखाता हूँ ग्राफ के थ्रू। लेट्स से मैं यहाँ ऑपरेट कर रहा था y पे, ठीक है, ये था मेरा y और ये था मेरा x। ठीक है जी, अब जैसे ही मैंने y को बढ़ाया फ्रॉम y टू y1 तो देखें मेरा x भी बढ़ गया फ्रॉम x टू x1। तो जैसे ही y बढ़ा साथ में x भी बढ़ गया, दोनों वेरिएबल साथ में बढ़ गए, पॉजिटिव रिलेशन प्रूव हो गया। वैसे ही अगर मैं y को गिराऊं साथ में x भी गिरेगा और जो पॉजिटिव रिलेशन है वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ के थ्रू प्रूव हो जाएगा। तो आई होप पॉजिटिव रिलेशन आप लोगों को क्लियर होगा। अब मूव करते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप की तरफ। तो दूसरा रिलेशन जो हमारे पास इकोनॉमिक्स में एग्जिस्ट करता है ना वो है नेगेटिव रिलेशन, जिसको हम दूसरे अल्फाजों में इनवर्स रिलेशन भी कहते हैं। नेगेटिव रिलेशनशिप क्या कहता है कि दोनों वेरिएबल्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इसका मतलब उन दोनों के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y। अब देखें x अगर बढ़ रहा है ना तो y गिर रहा है, अगर x गिर रहा है तो y बढ़ रहा है, दोनों वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और जब भी दोनों वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो दोनों के दरमियान हमेशा नेगेटिव यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप होगा। और जब भी दो वेरिएबल्स के दरमियान नेगेटिव यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना तो इनवर्स रिलेशनशिप प्रूफ होता है हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ के थ्रू। जब भी आप देखें कि दोनों वेरिएबल्स में नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप है ना तो हमेशा एक ऊपर से नीचे आता हुआ डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बना दें। मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाता हूँ अपनी बात को। लेट्स से मैं यहाँ ऑपरेट कर रहा था, ये था मेरा y और ये था मेरा x। अब देखें जैसे ही मैंने y को बढ़ाया फ्रॉम y टू y1 मेरा x गिर गया x से x1। देखें ये y बढ़ा और ये x गिर गया, y बढ़ा x गिर गया। तो मेरी बात प्रूव हो गई, दोनों वेरिएबल्स के दरमियान जो है नेगेटिव रिलेशनशिप है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। एक चीज़ का रट्टा लगा लें कि दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे मतलब दोनों के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है और ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। दोनों वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो दोनों के दरमियान नेगेटिव या इनवर्स रिलेशन है और ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वील बी स्टार्टिंग विद अवर चैप्टर नंबर 1। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।